Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. Today is 28th of May 2020 and this is aptitude test number 28. Right. So welcome back once again and this is the time to evaluate about your preparations. Right. So the question number 1 is in front of you. Right. So what is the question number 1? It is right. So you can clearly see that which state has decided to set up migration commission? कौन से प्रदेश ने पलायन आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में माइग्रेशन कमीशन, दैट मीन्स अगर मैं आपको बताऊं तो पलायन आयोग का स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऐसा इन्होंने इस तरीके से किया है क्योंकि प्रदेश के जो 25 लाख से ज़्यादा जो प्रवासी मजदूर हैं जो अभी उत्तर प्रदेश में वापस लौटे हैं दूसरे प्रदेशों से, तो उनकी जो एक नियमित जिम्मेदारी, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदेश सरकार ने उठाते हुए और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने माइग्रेशन कमीशन की एक स्थापना की, जो कि मजदूरों के उनके हितों के चक्कर में दूसरे राज्यों को जब उनकी ज़रूरत होगी तो उनसे उनका पूरा का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी पहल। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट। This is the question number 2. What it is? Who has won the prestigious Inventor of the Year award? प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन नंबर ए प्रणव वर्धन, ऑप्शन नंबर बी कौशिक वसु, ऑप्शन नंबर सी राजीव जोशी, ऑप्शन नंबर डी आलोक भार्गव। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी राजीव जोशी। याद रखिएगा, जो राजीव जोशी एक साइंटिस्ट हैं, जो इन्वेंशन हैं वो आपके कहाँ के हैं? वो इंडियन अमेरिकन, याद रखिएगा, मतलब इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन आपके इन्वेंटर हैं जिन्होंने 250 से ज़्यादा जिनके पास में पेटेंट हैं और जो इस वक्त, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर में कार्यरत हैं और इसके लिए उन्हें इस साल का 2020 का प्रेस्टीजियस अवार्ड इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत सारी इन्वेंशंस के लिए बहुत सारे इन्होंने पेटेंट लिख चुके हैं जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला। तो ये हमारे इंडिया के लिए और शायद अमेरिका के लिए, दोनों के लिए एक बड़े प्राइड की बात है। चलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। दिस इज वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फूलों की घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अगेन उत्तराखंड। ये आप याद रखिएगा, फूलों की घाटी, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, वेयर इज फ्लावर्स वैली इन आ कंट्री, तो आंसर होता है आपका, याद रखिएगा, उत्तराखंड। आपका आता है नेम द डिस्ट्रिक्ट इन विच द फ्लावर वैली इज सिचुएटेड, सो योर द आंसर विल बी चमोली। याद रखिएगा, तो वो उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट है जहां पर फूलों की घाटी, दैट मीन्स वो नेशनल पार्क जहां पे बहुत सारे फ्लावर्स की क्या है प्रोडक्शन होता है, वहां पे पाया जाता है। तो याद रखिएगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट। चलेगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर? मणिपुर की मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए हेमंत सोरेन, ऑप्शन नंबर बी पेमा खांडू, ऑप्शन नंबर सी सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन नंबर डी बीरेन सिंह। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर आपके सामने है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बीरेन सिंह। याद रखिएगा, इनका पूरा नाम एन बीरेन सिंह है। ये आपके मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो ये हाल ही में चीफ मिनिस्टर बने हैं झारखंड के। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची, जहाँ के महेंद्र सिंह धोनी है। याद रखिएगा, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन,
पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है पेमा खांडू। सर्बानंद सोनोवाल असम के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। और वीरेंद्र सिंह मणिपुर के। इसके अलावा झारखंड की कैपिटल रांची हो गया, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर हो गया, आसाम की दिसपुर हो गई और आपके मणिपुर की इम्फाल हो गई। राइट, याद रखिएगा। चलेगा, हम हिंदी पोर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमारा हिंदी पोर्शन का पहला क्वेश्चन आपके सामने एंड द क्वेश्चन इज दिस। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी मैथिली, ऑप्शन नंबर डी बुंदेली। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा। अभी हाल ही में मैंने एक और क्वेश्चन दिया था, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो विनय पत्रिका और कवितावली दोनों की जो भाषाएं हैं वो ब्रज भाषा में है। और किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इलायची का तत्सम शब्द है? ऑप्शन नंबर ए एला, ऑप्शन नंबर बी इला, ऑप्शन नंबर सी अल्लाह, ऑप्शन नंबर डी अला। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एला। इलायची का तत्सम शब्द मतलब इलायची आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द आपका क्या होगा? एला। ओके, याद रखिएगा। चलेगा, हम इंग्लिश पोर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज इन फ्रंट ऑफ यू। राइट, व्हाट इट इज? One word substitute for these group of words are name adopted by an author in his writings. Right. Option number A nickname, option number B pseudonym, option number C nomenclature, option number D title. जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके, तो इसका सही आंसर है आपका pseudonym. राइट। अगर इसका मतलब क्या है, जब कोई भी एक लेखक अपने जो भी लिखता है, कृति लिखता है, कोई भी रचना लिखता है तो उसके दौरान वो अपना एक दूसरा नाम को उपयोग करता है। तो मतलब क्या है? कृत नाम। उसको हम लोग रचनाकृत नाम भी बोल सकते हैं, जो कि एक छद्म नाम होता है। मतलब उसका एक सही नाम ना होके, वो एक वास्तविक नाम ना होके, वो एक कैसा है, केवल रचना के दौरान ही नाम यूज किया जाता है। राइट, तो वो नाम कहलाता है स्यूडोनियम, जो कोई भी एक राइटर यूज करता है। जैसे अगर मैंने बोला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर, देखा आपने, सूर्यकांत सिंह त्रिपाठी और बाद में क्या लगा देते थे? निराला। तो निराला क्या हो गया? इनका एक स्यूडोनियम हो गया। हरिओर क्या हो गया? स्यूडोनियम हो गया। तो ये आपने देखा, ये बहुत सारे राइटर हमेशा से अपना इस स्यूडोनियम यूज करते हुए आए हैं। तो आर नेम एडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग्स, दैट इज कॉल्ड स्यूडोनियम। निकनेम मतलब क्या होता है? उपनाम। नोमेनक्लेचर मीन्स क्या होता है? याद रखना, किसी भी मतलब बोलते हैं हम एक सिंपल वर्ड में बोले तो वोकैबुलरी फॉर डिफाइनिंग एनीथिंग। राइट, दैट मीन्स क्या है? शब्दावली किसी को भी परिभाषित करने के लिए नोमेनक्लेचर कहलाता है। और टाइटल मीन्स जानते हैं शीर्षक। राइट, चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ एंड द सेकंड क्वेश्चन फॉर द इंग्लिश। राइट, दिस इज चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड। आई सॉ अ dash of cows in the field. Option number A group, option number B herd, option number C swarm, option number D flock. जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका, याद रखिएगा सबसे पहले, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट, हर्ड। याद रखिएगा सारी की सारी आपकी सबसे पहले तो कलेक्टिव नाउन्स है। राइट, अब कलेक्टिव नाउन्स हैं, लेकिन इनका कलेक्टिव नाउन डेफिनेट वर्ड्स के लिए डेफिनेट आपकी कलेक्टिव नाउन यूज होती है, मतलब अलग अलग। अब अगर मैं बात करूं तो ग्रुप ऑफ काउज, ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ डॉग्स, कुछ भी हो सकता है। लेकिन याद रखना हर्ड किस किस के लिए आता है? जो कि कोई आपकी कैटल हो, आपके मैं बात सकता हूँ कोई डॉग हो, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं? हर्ड लगाते हैं। फ्लॉक कहाँ आता है? फ्लॉक आता है आपकी सीप के लिए आता है, फ्लॉक ऑफ सीप। या फिर अगर हम बात करें तो बर्ड्स, तो जो आपका ग्रुप ऑफ बर्ड्स को डिफाइन करना हो तो हम ना ग्रुप ना लगा के क्या लगाते हैं? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, और क्या लगा के? फ्लॉक ऑफ सीप्स। राइट, स्वार्म कहाँ लगाते हैं? तो स्वार्म ऑफ बीज आता है, मतलब मधुमक्खियों के लिए, स्वार्म ऑफ बटरफ्लाइज आता है।
और स्वाम ऑफ आपकी जो मक्खियां होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं या फिर तितलियां होती हैं, सभी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, स्वाम लगाते हैं, राइट। याद रखिएगा, तो हार्ट लगाते हैं कैटल के लिए, जिसमें डॉग आ सकता है, कैट आ सकता है, काउस, बफेलो, राइट। फ्लॉक किसके लगाते हैं, सीप के लिए, और किसके लिए, बर्ड्स के लिए। स्वाम किसके लिए लगाते हैं, जो भी आपकी बीज है, हनी बीज हो गया, बीज हो गया, या फिर आपकी क्या बटरफ्लाइज के लिए हो गया। याद रखिएगा, ये आपकी क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 and the mathematics portion. Okay, this is the question. The intersecting points of all medians of a triangle is, right. त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रॉइड केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी सर्कमसेंटर परिकेंद्र, ऑप्शन नंबर सी इनसेंटर अंतःकेंद्र, ऑप्शन नंबर डी ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र। जल्दी से आपके पास पूरे 15 सेकेंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका, याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर है सेंट्रॉइड, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा, जो त्रिभुज की आपकी माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं समझते हैं आप लोग, जो क्या होता है, किसी भी एक साइड का मिडिल पॉइंट, राइट। तो सामने वाले आपके किससे, वर्टेक्स से, शीर्ष से डाली जाने वाली ऐसी रेखा जो उसकी सम्मुख रेखा को दो भागों में विभाजित करती है। जैसे अगर मैं बात करूं दो बराबर भागों में, कैसे भागों में, बराबर भागों में, तो देखा आपने इन तीनों की जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, वो कहलाएगा आपका क्या, बोलिएगा जल्दी से, क्या कहलाएगा, वो आपका सेंट्रॉइड केंद्रक कहलाएगा। अच्छा, परिकेंद्र कब कहलाएगा, तो परिकेंद्र को मैं समझा देता हूं कब, याद रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ऑल द थ्री साइड्स द मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड सर्कमसर्कल। मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबार्धक, क्या करना है, लंबार्धक का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, याद रखिएगा, परिकेंद्र कहलाता है। इसका मतलब अगर एक मैंने एक ट्रायंगल खींचा और क्या करना है मुझे, लंबार्धक, तो ये इस वाली भुजा का लंबार्धक हो गया, ए इस वाली भुजा का लंबार्धक हो गया, और ए इस वाली भुजा का लंबार्धक हो गया। इन तीनों ने जहां पर भी कट करा, तीनों ने एक साथ, वो पॉइंट आपका कहलाने लग गया क्या, परिकेंद्र या सर्कमसेंटर, राइट। इन सेंटर कैसे बनता है, अब इन सेंटर को मैं डिफाइन करूं तो इन सेंटर के लिए मैं बता दूं इन सेंटर कैसे बनता है। याद रखिएगा, इन सेंटर इज फॉर्म वाई द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब त्रिभुज के कोणों के अर्धक से के प्रतिच्छेदन बिंदु से बनता है हमारा अंतः केंद्र। जैसे आपका एक ए कोण है, एक ए कोण है, एक ए कोण है, मतलब थ्री एंगल्स है, तीनों के क्या करने हैं आपको, बाइसेक्टर। ये आपने बाइसेक्टर खींच दिया, इसका यहाँ और इसका यहाँ, ये आपने इसका बाइसेक्टर, और यहाँ से खींचोगे एक बार यहाँ, यहाँ से खींचोगे एक बार यहाँ, तो ये आपका इसका ये तीसरा हो गया। सॉरी, ये सही नहीं गया, यहाँ से जाएगा, तो ऑलरेडी आपको एक पॉइंट मिल गया ये बार, और ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, याद रखिएगा, अंतः केंद्र, इन सेंटर, राइट। समझ में बात आई। अब आपका एक लास्ट रह गया, और जिसका नाम है आपका क्या, ऑर्थो सेंटर या आपका लंब केंद्र। ये कैसे किया जाता है, तो याद रखिएगा, ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट इज ड्रॉन वाई द, कैसे, वाई द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ द थ्री वर्टिसेस, राइट। दैट मीन्स त्रिभुज का आपका जो लंब केंद्र है वो एक प्रतिच्छेदन बिंदु होता है त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे जाने वाले लंबों का। तो आप सोचिए, इसका एक लंब खींचेंगे सामने वाली भुजा पर, तो ये 90 डिग्री इधर बनाएगा, ठीक है। इसका अगर लंब खींचे तो ये सामने वाली भुजा पर यहाँ लंब बनाएगा, और इसकी सामने वाली भुजा से यहाँ पे खींचेंगे तो इसकी सामने वाली भुजा पे यहाँ पे लंब, और ये आपका जो पॉइंट आ गया वो कहलाने लगा ऑर्थो सेंटर, या फिर आप बोलेगा इसको क्या नाम बोलोगे, लंब केंद्र। याद रखिएगा, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहते हैं हम लोग सेंट्रॉइड या केंद्रक, याद रखिएगा। दूसरा, त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, याद रखना, क्या कहते हैं जल्दी से, परिकेंद्र या सर्कमसेंटर। और तीसरा क्या है, कोणों के अर्धकों से मिलने वाला, मतलब द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द थ्री एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ गिवन ट्रायंगल, इट इज कॉल्ड इन सेंटर और अंतःकेंद्र। और याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से डाले जाने वाली सम्मुख भुजा पर लंबों के क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं हम लोग लंब केंद्र या फिर ऑर्थो सेंटर। दैट मींस द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स दैट आर ड्रॉन
बाय द 3 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ इन एनी ट्रायंगल, राइट। तो समझ में बात आ गया, समझ में बात आ रहा है। हमेशा से जो नंबर डाला जाता है, जो भी आपके वर्टेक्स से डाला जाएगा वो हमेशा उसकी अपोजिट साइड, मतलब सामने वाली साइड पर डाला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 और आपके आज के एप्टीट्यूड टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और होप सो इसको भी सारे के सारे बच्चे सही करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स 5x plus 12y plus 7 is equal to 0 and 5x plus 12y minus 19 equal to 0। रेखाओं 5x plus 12y plus 7 बराबर 0 तथा 5x plus 12y minus 19 बराबर 0 के बीच की दूरी है। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए 5 यूनिट्स 5 इकाई, ऑप्शन नंबर बी 4 यूनिट्स 4 इकाई, ऑप्शन नंबर सी 2 यूनिट्स 2 इकाई, ऑप्शन नंबर डी 3 यूनिट्स 3 यूनिट्स 3 इकाई। जल्दी से आपके पास पूरे 25 सेकंड का टाइम। ओके तो आपके 25 सेकंड से ज़्यादा हो चुके हैं और होप सो आप लोगों ने सभी सही आंसर चूज कर लिया होगा, और आई एम होपिंग सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चूज द करेक्ट आंसर, राइट। याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 यूनिट्स। ओ, ये 2 यूनिट्स कैसे आया? ओके, नाउ आई एम टेलिंग इन व्हाट मेथड वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ द लाइन्स, राइट। लेकिन अगर आपने इसमें एक छोटी सी बात थोड़ी सी नोटिस की हो तो मैं वो बताना चाहूँ, दोनों की दोनों लाइंस में, अच्छा ये तो आपकी क्या दी गई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो आप देखें यहाँ पर a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करा लो, और इस वाली इक्वेशन को 5x प्लस 12y माइनस 19 इक्वल टू 0, इसको भी कंपेयर करा लो, a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर कराओ। तो आपके पास में a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू तो आ गई 5, राइट। दिख रहा है आपको दोनों जगह पे। इसी तरीके से b1 और b2 की वैल्यू ले लो आप, कितनी आ रही दोनों जगह पे 12, लेकिन c1 की वैल्यू आ रही है 7 और c2 की वैल्यू आ रही है एक जगह पे माइनस 19। यही दिक्कत है जब आपको ऐसी कंडीशन देखना है जहां पर a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू सेम है लेकिन c1 c2 की वैल्यू सेम नहीं है, तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ द लाइंस, द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस, तो वो क्या होगा वो याद रखिएगा, क्या होगा वो वाला इक्वेशन का, तो वो हमें याद रखना है, ठीक है। तो हम क्या याद रखेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर जो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे वो d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट, क्या करेंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मीन्स इसको a1 a2 को मैंने a मान लिया और b1 b2 को मैंने क्या मान लिया, b, क्योंकि दोनों के कैसे हैं, सेम। तो याद रखिएगा ये कब फॉर्मूला लगेगा, जब a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू सेम होगी, तो हम a मान लेंगे a1 a2 की वैल्यू को और b मान लेंगे b1 b2 की वैल्यू को। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल D इज इक्वल टू c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा d का जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो आप देखिएगा c1 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, यहाँ से 7, c2 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, माइनस 19, दोनों के बीच में साइन कौन सा है, नेगेटिव का ऑलरेडी, अंडर रूट में a स्क्वायर मतलब a1 a2 की वैल्यू आपकी 5 दी गई है तो 5 का स्क्वायर प्लस b1 b2 की वैल्यू आपके पास में 12 दी गई है, 12 का स्क्वायर, राइट। तो 7 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, वेरी नाइस। रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। कोई प्रॉब्लम किसी को? सो d इज इक्वल टू 7 प्लस 29 कितना हो जाएगा, 26। इधर पे अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 169। ओ हो, और 169 किसका होता है, 13 का, और 13 से अगर आप इसको क्या कर दें, डिवाइड लगा दें, तो आपके पास में डिस्टेंस की यूनिट निकल के आ गई कितनी, 2 यूनिट्स। आ गया कि नहीं आ गया आंसर, आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया। मतलब a1 a2 और b1 और b2 की वैल्यू आपकी सेम हो तो हम यहाँ पर
डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों की दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बीच में वो कैसे लगाते हैं, इस तरीके से कैपिटल D इज इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट. So hope so most of the students have attempt this aptitude test in the right way, and they have scored 10 out of 10, and some of the students that are not scoring 10 out of 10. So I am only giving the instructions for those students. Only you have to attempt this aptitude test on the daily basis that I have posted in the early morning. So when you wake up early in the morning, so please watch this video, right, and also try to attempt each and every questions, and when that question that you are not attempting in the right way, so you have to note that question in your notebook and try to again solve after some time, right, and this will increase your aptitude skill, this will increase the evaluation and the knowledge about the five different subjects, right, yes or no. So hope so. If you are liking my way of teaching, so please subscribe my channel and also watch and share my videos as you can to support my journey. Thank you.